स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले लेक्चर के अंदर हमने एरोबिक रेस्पिरेशन और माइटोकॉन्ड्रिया का रोल देखा। अब स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने इससे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर ये देखा कि जितनी भी रेस्पिरेशन है या सेलुलर रेस्पिरेशन, उसका आगाज बेसिकली ग्लाइकोलाइसिस से होता है विद द स्प्लिटिंग ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल इनटू 3 कार्बन मॉलिक्यूल कॉल्ड पायरोवेट्स। सो डियर स्टूडेंट्स, ग्लाइकोलाइसिस मतलब ये है कि ग्लूकोज से पायरोवेट तक का सफर करना है। ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड है और इससे 2-3 कार्बन के कंपाउंड जनरेट होते हैं जिसको पायरोवेट या पायरोविक एसिड कहा जाता है। एंड दिस इज अ स्टेप बाय स्टेप reaction that is catalyzed by many enzymes, and these enzymes are present in the cytosol। क्योंकि स्टूडेंट्स आपको बताया गया है कि ग्लाइकोलाइसिस टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म और साइटोसोल ऑफ ए सेल। अब ये ग्लाइकोलाइसिस की एक और खूबी है कि ये एरोबिक कंडीशन हो या एन एरोबिक कंडीशन हो, ये प्रोसीड कर जाता है। हाँ, इसके बाद जब पायरोवेट बन जाते हैं तो पायरोवेट फर्दर नेक्स्ट स्टेप्स में जाने के लिए 2 शराइत हैं। ऑक्सीजन अवेलेबल है तो एरोबिक रेस्पिरेशन की तरफ रिएक्शन चला जाता है, और अगर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है तो एन एरोबिक रेस्पिरेशन होती है। सो ये जितना भी ग्लाइकोलाइसिस का रिएक्शन है, इसको कंट्रोल करने के लिए एंजाइम्स मौजूद होते हैं। हर स्टेप के ऊपर कोई ना कोई एंजाइम अपना रोल परफॉर्म कर रहा होता है। इन एंजाइम्स के अलावा जो चीजें और वहां पे चाहिए होती वो हैं एटीपी और एनएडी, यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एंड निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ये 2 चीजें भी साथ जरूरी हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स विच आर नेसेसरी फॉर द ग्लाइकोलाइसिस। सो डियर स्टूडेंट्स, ग्लाइकोलाइसिस की अगर हम समरी की बात करें तो ये 2 बड़े फेज पर मबनी है। पहला फेज कहलाता है प्रीपरेटरी फेज, क्योंकि इसमें एनर्जी इनपुट देना होती है, सिस्टम से एनर्जी लेके ये चल रहा होता है। दूसरा इसका स्टेप है ऑक्सीडेटिव फेज, या उसे कहते हैं पे ऑफ फेज, क्योंकि यहां ऑक्सीडेशंस होती हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन्स हो रही होती हैं, और साथ साथ एनर्जी आउटपुट मिल रहा होता है, यानी एनर्जी रिलीज हो रही होती है। इसलिए पे ऑफ फेज मतलब देने वाला फेज भी इसको कहा जा सकता है। सो स्टूडेंट्स, ग्लाइकोलाइसिस कहां से स्टार्ट होगी? जाहिर है ग्लूकोज मॉलिक्यूल से स्टार्ट होगी। तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल को पहले एटीपी अपनी एनर्जी दे के अपना फास्फेट उतार के इसके 6 कार्बन के ऊपर फास्फेट लगाता है और पहली प्रोडक्ट बनती है ग्लूकोज 6 फास्फेट। यानी ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट का जो सफर है, इस पहले स्टेप में एटीपी टूटता है और अपना फास्फेट ग्लूकोज के 6 कार्बन के ऊपर लगा देता है। यानी ग्लूकोज से क्या बन जाता है? ग्लूकोज 6 फास्फेट। यहां पे एक एटीपी कंज्यूम हो चुका। हमने एट द एंड एनर्जी इनपुट और एनर्जी आउटपुट भी डिस्कस करना होता है, इसलिए हर स्टेप की एनर्जी आपको जहन में रखना पड़ेगी कि वो एनर्जी इस सिस्टम में लग रही है या यहां से रिलीज हो रही है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो प्रोसेस है इसके अंदर कोई एनर्जी नहीं लगती, यहां पे सिर्फ आइसोमराइजेशन हो जाती है। वो जो ग्लूकोज 6 फास्फेट है दैट इज कन्वर्टेड इनटू फ्रुक्टोज 6 फास्फेट। यानी आप लोग जानते हैं ग्लूकोज और फ्रुक्टोज आइसोमर्स हैं। सो फ्रक्टोज 6 फास्फेट इसलिए बना है कि आगे जाके 3 कार्बन के कंपाउंड में टूटना है, इसको स्प्लिट अप होना है। सो एडो शुगर से कीटो शुगर में इसकी कन्वर्जन हो गई। अब फ्रक्टोज 6 फास्फेट को एक और एटीपी अपना एक फास्फेट दे देता है जो पहले कार्बन के ऊपर भी लगा देता है। तो अब ये कंपाउंड बन जाता है फ्रक्टोज 1,6, यानी पहले और 6 कार्बन के ऊपर फास्फेट, इसलिए हम कहते हैं फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट। डियर स्टूडेंट्स, ये वो मॉलिक्यूल बना जिसको कि एक और एटीपी ने अपनी एनर्जी दी
यहां से आगे ये तीन तीन कार्बन के दो कंपाउंड में स्प्लिट अप हो जाएगा और यहां से बाइफर्केशन आ जाएगी। Dear students, what happens in next step, that is the breakdown of fructose 1,6-bisphosphate into 2,3 carbon compound डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट, ये भी 3 कार्बन का कंपाउंड है, और ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट। डियर स्टूडेंट्स, ये देखें, ये इंटर कन्वर्टेबल है, यहाँ पे रिवर्सिबल रिएक्शन की इक्वेशन शो की जा रही है। सो ये दोनों आपस में इंटर कन्वर्टेबल हैं। डियर स्टूडेंट, ये वो पहला स्टेप है जहां पे ग्लूकोज टूट चुका है दो तीन कार्बन कंपाउंड के अंदर, एक ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट, एक डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। यहां तक जो हमने डिस्कस किया है ये है प्रीपरेटरी फेज। स्टूडेंट्स, इसके बाद अब अगला स्टेप इसका शुरू होता है ग्लाइकोलाइसिस का, जिसे ऑक्सीडेटिव फेज या पे ऑफ फेज कहा जाता है। मैंने आपको बताया कि यहां अब हमें एनर्जी रिलीज होती हुई नजर आएगी। पहले फेज में एनर्जी इनपुट देना पड़ा, 2 एटीपी मॉलिक्यूल इस्तेमाल हो चुके हैं पहले स्टेप में। अब डियर स्टूडेंट्स, आगे जब हम जाएंगे तो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट से भी पूरी की पूरी रिएक्शन की चेन चलेगी और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट से भी रिएक्शन की चेन चलेगी, जिनकी प्रोडक्ट्स बिल्कुल एक जैसी आएंगी। मसलन यहां पे आ जाएं, ये देखिए हम क्या होता है, यहां सिस्टम में मौजूद इनऑर्गेनिक फास्फेट जो होता है, वो इनऑर्गेनिक फास्फेट इसको मिल जाता है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट को भी और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट को भी। अब यहां पे ऑक्सीडेशन भी होती है कि ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट से हाइड्रोजन रिमूव होता है और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट से हाइड्रोजन रिमूव होता है। ऑक्सीडेशन शुरू हो जाती है। वो हाइड्रोजन जो रिमूव हुआ उसने बनाया NAD को NADH। इस साइड पे भी सेम प्रोडक्ट आएगी, NAD से क्या बन गया NADH, यानी कि इससे हाइड्रोजन रिमूव हुआ और NAD जो है उसकी क्या हो गई रिडक्शन और इसकी क्या हो गई ऑक्सीडेशन। अब साथ ही इनऑर्गेनिक फास्फेट जब मिलता है तो इस कंपाउंड का नाम है 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट। इस साइड पे भी सेम प्रोडक्ट बनेगी 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट। फिर से यहां पर आए, जब फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट 2 कार्बन के कंपाउंड में टूटा तो यहां आप देखें डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट, यानी इन दोनों मॉलिक्यूल्स के पास एक एक फास्फेट मौजूद थी। यहां सिस्टम में से एक एक फास्फेट दोनों को और मिल गई, इसलिए पहले और तीसरे कार्बन के ऊपर फास्फेट अटैच हुआ 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट और 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट। Dear students, now what happens in the next step? नेक्स्ट स्टेप के अंदर अब हमें 2 ATP के मॉलिक्यूल मिलते हैं। जैसे कि पहले स्टेप के अंदर 2 NADH मॉलिक्यूल मिल गए। अब देखें ना, इस सिस्टम ने एनर्जी देना शुरू कर दी, इसलिए इसको कहते हैं पे ऑफ फेज। सो अब वो जो एडिशनल फास्फेट इन दोनों के पास आए थे 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट, अब क्या होता है, पहले कार्बन के ऊपर जो मौजूद फास्फेट है वो रिमूव होता है और वो कन्वर्ट कर देता है ADP को किसमें ATP के अंदर। अब यहां से भी एक इनऑर्गेनिक फास्फेट रिमूव हो गया, अब 2 की बजाय एक फास्फेट रह गया, वो तीसरे कार्बन के ऊपर लगा रहता है, इसलिए कहते हैं 3-फास्फोग्लिसरेट। यहां पे भी देखें 3-फास्फोग्लिसरेट। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इससे पीछे फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन को याद करें, जब केल्विन साइकिल पढ़ रहे थे तो ये ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट 3-फास्फोग्लिसरेट ये कंपाउंड वहां पे भी बने थे। चलें बहरहाल, अब आप ग्लाइकोलाइसिस के अंदर आए तो जब ये ATP इधर भी बन जाता है और इधर भी बन जाता है, इट मींस कि ATP बनने के लिए फास्फेट चाहिए। कहां से निकला, 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट से निकला। अब पीछे रह गया 3-फास्फोग्लिसरेट, 1 वाला फास्फेट उतर के यहां पे आ चुका है। फर्दर स्टूडेंट्स, इसमें कोई नया काम नहीं होता। वो जो 3-फास्फोग्लिसरेट है, यानी तीसरे कार्बन के ऊपर लगा हुआ फास्फेट, वो सिर्फ शिफ्ट होकर दूसरे कार्बन के ऊपर आ जाता है, तो ये कंपाउंड बनता है 2-फास्फोग्लिसरेट।
चूंकि दोनों साइडों पे रिएक्शन बराबर चल रहे हैं, 2 फास्फोग्लिसरेट इधर भी बन चुका है। यानी बात को समझें, 3 फास्फोग्लिसरेट का मतलब ये नहीं कि 3 फास्फेट ना, तीसरे कार्बन के ऊपर फास्फेट, यहां पे भी तीसरे कार्बन के ऊपर फास्फेट। अब वो शिफ्ट होकर दूसरे कार्बन के ऊपर आ जाता है, यहां पे भी दूसरे कार्बन के ऊपर आ जाता है, इसलिए द कंपाउंड रिजल्टिंग इन दिस रिएक्शन इज कॉल्ड 2 फास्फोग्लिसरेट। बोथ ऑफ द साइड दीज कंपाउंड्स आर फॉर्म। स्टूडेंट्स, अब अगला रिएक्शन जो है उसमें से ये होना है कि 2 फास्फोग्लिसरेट में से पानी का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है दोनों साइडों पे। रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल विल प्रोड्यूस फास्फोइनोल पायरोवेट। डियर स्टूडेंट्स, जब 2 फास्फोग्लिसरेट से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है तो अब रिजल्ट किस चीज में आता है? फास्फोइनोल पायरोवेट। इस साइड पे भी सेम रिएक्शन है, चूंकि दो हमने रिएक्शन साथ साथ डिस्कस करने हैं, क्योंकि एट द एंड हमने 2 पायरोवेट के मॉलिक्यूल जनरेट होते देखने हैं। सो फास्फोइनोल पायरोवेट और फास्फोइनोल पायरोवेट। Dear students, it indicates that there is a phosphate, phosphoenol pyruvate, phosphoenol pyruvate, मतलब यहां पर फास्फेट दोनों मॉलिक्यूल्स में मौजूद है। अगले स्टेप में ये होगा कि फिर से एक एडीपी कन्वर्ट होता है किसमें? एटीपी के अंदर, यानी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो उसको एक फास्फेट चाहिए ना, कहां से लेगा? फास्फोइनोल पायरोवेट से लेगा। अब फास्फोइनोल पायरोवेट से जब फास्फेट रिमूव होकर यहां एटीपी बनता है तो अब बन जाता है पायरोवेट। स्टूडेंट्स, इस साइड पे भी सिमिलर रिएक्शन हुआ, क्या बन गया? पायरोवेट। अब देखें, पायरोवेट C3H4O3, इधर भी C3H4O3। यूं ग्लूकोज जो 6 कार्बन का कंपाउंड है उससे 2 हमें कंपाउंड मिले 3 कार्बन के। दिस इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस, यानी स्प्लिटिंग ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल into 2 कार्बन कंपाउंड called pyruvate. Now students, what happens next? अगला बहुत बड़ा फेज है जिसको कहते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ पायरोवेट या पायरोविक एसिड ऑक्सीडेशन इसको कहा जाता है, क्योंकि अकेला पायरोवेट माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन क्रॉस करके क्रेब साइकिल चलाने के लिए नहीं जा सकता। उससे पहले एक और ऑक्सीडेशन होती है जिसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ पायरोवेट। यहां पे देखें स्टूडेंट्स, अब हम उस स्टेप को डिस्कस करने लगे हैं। सो C3H4O3, इट मींस कि ये 3 कार्बन का कंपाउंड है। कौन? पायरोवेट। ये पायरोवेट, अब हम एक को लेके चल रहे हैं, मतलब दोनों के साथ ऐसा ही होगा। स्टूडेंट्स, यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होता है, इसलिए हम इसको यूं भी कह सकते हैं डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरोवेट। जब यहां से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होता है तो पीछे बच जाने वाला कंपाउंड बनता है एसीटेट। क्या बनता है? आप लोगों ने एसिटिक एसिड का फार्मूला सुना होगा, सुना है ना? उसमें 2 कार्बन होते हैं। जब 3 कार्बन में से 1 कार्बन रिमूव हो गया, अब बाकी बचता है एसीटेट। वो एसीटेट भी माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता। यहां ऑक्सीडेशन हुई और उसने क्या किया? हाइड्रोजन रिमूव करके NAD+ को बनाया NADH। यहां पे इसलिए इसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। ऑक्सीडेशन हो गई। अब स्टूडेंट्स, वो जो एसीटेट बना उसके साथ एक कोएंजाइम A आकर अटैच होता है, जिसको साइंटिफिक नोटेशन के अंदर CoASH लिखा जाता है। ये इसकी क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर का हिस्सा है। CoASH कोएंजाइम A भी याद किया जाता है, या इसको कोएंजाइम A भी कहा जाता है। ये एसीटेट के साथ मिलकर अब एक कंपाउंड जनरेट करता है जिसे कहते हैं एसिटाइल CoA। Now what is this? This is a 2 carbon compound. Why? Because pyruvate was a 3 carbon compound. With the removal of 1 carbon dioxide, resultant is a 2 carbon compound, that is acetate. But acetate combines with acetyl CoA or CoA enzyme and whole compound will result, that is called acetyl CoA.
यानी दो चीजें यहां जहन में रखनी है, पायरोवेट से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होना है, साथ ही NAD+ से NADH बनना है। अब जो इससे बचने वाला कंपाउंड है वो ये है एसीटेट। एसीटेट के साथ कोएंजाइम A जुड़ जाता है और ये मुकम्मल बन जाता है एसीटाइल CoA, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन क्रॉस करेगा और अंदर जाकर मैट्रिक्स के अंदर क्रेब्स साइकिल चलाएगा, जो हमारा अगला टॉपिक होगा। डियर स्टूडेंट्स, इस पूरे लेक्चर के अंदर हमने दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें सीखी। एक, ग्लाइकोलाइसिस, दैट इज द स्प्लिटिंग ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल इनटू 2 pyruvate molecule, and next that is the oxidation of pyruvate, के पायरोवेट से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हुआ, NADH बना, एसीटेट बना, कोएंजाइम A मिला उसके साथ और सारा कंपाउंड बना एसीटाइल CoA। एसीटाइल CoA माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा और आगे जाकर हम डिस्कस करेंगे क्रेब्स साइकिल, और क्रेब्स साइकिल के साथ आखिरी जो हमारा स्टेप होगा आने वाले 2 लेक्चर के अंदर वो होगा रेस्पिरेटरी चेन। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर इस सारे का अंदाजा लगाया जाए तो ग्लाइकोलाइसिस होते हुए 2 ATP इस्तेमाल हुए और ऑक्सीडेटिव फेज के अंदर 1, 2, 3 और 4 ATP जनरेट हो गए। अब NADH कितने बने यहां पे? एक ये NADH बना और एक ये NADH बना। रेस्पिरेटरी चेन में NADH टूटकर 3 ATP देगा, ठीक है। अब 2 पायरोवेट अलग अलग हैं, अगर एक की ऑक्सीडेशन हो तो एक NADH निकलता है, ऑटोमेटिकली आप एनर्जी कैलकुलेट करेंगे तो 2 पायरोवेट से फिर 2 NADH हम बाद में कैलकुलेट करेंगे। So students, in upcoming lecture we will discuss Krebs cycle and all of the steps of Krebs cycle. So till now what we have discussed, please remember this. This is very important topic as well as your bioenergetics is concerned. Thank you very much.